स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर जबरदस्त तरीके की चल रही है हलचल, जहां पर नेहरू स्टेडियम को चेन्नई में पूरी तरीके से सजा दिया गया है दोस्तों। और राहुल गांधी की मौजूदगी में होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह। बताएंगे किन पार्टियों के समर्थन के बाद पूरा खेल पलट गया दोस्तों। और इसके बाद एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर एमके स्टालिन की पार्टी कर रही थी कुछ अजीब तरीके का खेला दोस्तों, जिसके बाद तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को घुसाने का चल रहा था पूरा प्लान दोस्तों, जिसे राहुल गांधी ने पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया। बताएंगे ये राहुल गांधी नहीं बल्कि डीएमके पार्टी को लात मारकर आने वाली 5 पार्टियों ने बताई है पूरी कहानी दोस्तों। बताएंगे कैसे राहुल गांधी अगर नहीं करते तो तमिलनाडु के अंदर घुस जाती भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, जहां पर बाल बाल तमिलनाडु में बीजेपी को घुसने से रोका गया है। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर सुपरस्टार थालापति विजय की सरकार बनने के बाद अगला नंबर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का है और आंध्रा में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि 9 तारीख को यानी आज भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री शपथ लेगा और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का कोई भी शपथ नहीं लेगा दोस्तों। और टीवी पर केवल नरेंद्र मोदी का गुणगान चलेगा। लेकिन आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा पूरी तरीके से एकजुट करके विपक्ष को एक नए नेता को उभारने के साथ समर्थन करके मुख्यमंत्री बनाया गया थालापति विजय, वो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। यानी गोदी मीडिया के लिए समस्या खड़ी हो गई है कि आज वो कौन सा शपथ दिखाएंगे और किसकी तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया की चुनौती बढ़ा दी है दोस्तों। लेकिन जो खेल चल रहा था तमिलनाडु के अंदर वो इतना भद्दा इतना खतरनाक था कि अब पूरा का पूरा प्लान सबके सामने खुलकर सामने आ गया है दोस्तों। आपको बता दें कि 4 तारीख को नतीजे आते हैं और 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी थालापति विजय को समर्थन का ऐलान कर देती है दोस्तों। और 4 तारीख को ही राहुल गांधी ने फोन करके विजय को उनकी जीत पर बधाई दी थी दोस्तों। लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी के एक दिन में पलट जाने यानी डीएमके जो इतनी पुरानी सहयोगी है उसे अलग हो जाने को लेकर चर्चा चल रही थी। कुछ इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी सवाल खड़ा कर रही थी दोस्तों। लेकिन इसे लेकर सारा खुलासा बीते दिन होता है जब इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत पार्टियों में से एक पार्टी लेफ्ट पार्टी यानी वाम मोर्चा दोस्तों, उसके नेता खुलकर सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि डीएमके पार्टी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी लोगों को 7 तारीख को बुलाया गया था और सबको बुलाकर बोला गया कि हम लोग राज्य के अंदर एक नए तरीके का प्रयोग करने जा रहे हैं। यानी एनडीए गठबंधन की पार्टी एआईएडीएमके यानी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी एआईएडीएमके की सरकार बनाने का डीएमके ने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। यानी दोस्तों एमके स्टालिन चाह रहे थे कि थालापति विजय की सरकार ना बने, बेशक बीजेपी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा एडीएमके की सरकार बन जाए। और एडीएमके की सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों से समर्थन करने के लिए बोला गया दोस्तों। और ये डीएमके वालों ने बोला, एमके स्टालिन ने बोला और ये सुनकर सब लोग चौंक रहे हैं। लेकिन सच्चाई है क्योंकि लेफ्ट पार्टी और सारी पार्टियां यहां पर मौजूद थी दोस्तों। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की टोटल 7 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी दोस्तों, जिसमें डीएमके सबसे बड़ी पार्टी थी। और ऐसे में डीएमके द्वारा बुलाई गई गठबंधन की बैठक के दौरान एनडीए गठबंधन की पार्टी की सरकार बनाने के लिए सबको समर्थन के लिए बोला गया दोस्तों। इस मामले को लेकर इंडिया गठबंधन की बाकी की 5 पार्टियां भड़क गई दोस्तों और सब समझ गए कि राहुल गांधी ने क्यों डीएमके पार्टी से अलग होकर थालापति विजय का समर्थन करने का ऐलान किया था दोस्तों। आपको बता दें कि सीपीआईएम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है पार्टी का दोस्तों, जिनके 2 विधायक है सीपीआईएम वाले के, उनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि हमसे ये बोला गया कि आप एडीएमके को सपोर्ट करिए, समर्थन करिए और उनकी सरकार बनाइए। यानी एक तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बनवा दीजिए। जिसके बाद सारी की सारी पार्टियां राहुल गांधी के साथ आकर इकट्ठा हो गई दोस्तों। डीएमके का पूरा प्लान फेल हो गया है। आपको बता दें कि 7 पार्टियों में से केवल एक पार्टी डीएमके के साथ में है, वो डीएमडीके पार्टी है। बाकी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी 5 विधायकों को लेकर अलग हो गई दोस्तों और दूसरी पार्टी वीसीके पार्टी भी अलग हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी जिसकी सीपीआई के 2 विधायक है वो भी अलग हो गए और सीपीआईएम वाले भी अलग हो गए। यानी वाम मोर्चा के 4 विधायक अलग हो गए दोस्तों। और आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग भी अलग होकर थालापति विजय के साथ में आ गई और सबने बोला है कि डीएमके ने हमारे साथ खेला करने की कोशिश की और एनडीए गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बनाने का प्रयास किया गया दोस्तों। और अब उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं, कि डीएमके क्या खतरनाक खेल खेल रही थी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इतने दिनों के इतिहास में दोस्तों कभी भी डीएमके पार्टी के नेता या कोई भी बड़ा व्यक्ति डीएमके से जुड़ा हुआ वाम मोर्चा के यहां नहीं गया होगा। यानी जिनके 2 विधायक हैं उनके यहां नहीं गया होगा सम्मान करने के लिए। लेकिन थालापति विजय पहले राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल ने उनको शपथ की मंजूरी दे दी। इसके अगले ही जो उनका पड़ाव था दोस्तों वो वाम मोर्चा का चेन्नई में उपस्थित दफ्तर था। यानी दफ्तर में जाकर उन्होंने सारे वाम मोर्चा के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि हम लोग पूरी तरीके से मिलकर डटकर मुकाबला आगे करेंगे और बीजेपी को राज्य में घुसने नहीं देंगे और राज्य के अंदर एक विकास का नया मॉडल तैयार करेंगे। कुल
मिलाकर दोस्तों थालापति विजय एक उभरते हुए चेहरे हैं और उभरते हुए चेहरे के खिलाफ जो जाएगा वो पूरी तरीके से निपट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए वाम मोर्चा भी साथ में आकर खड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा सबने मिलकर बता दिया है कि थालापति विजय आगे आने वाले तमिलनाडु का भविष्य होने जा रहे हैं। और अब तक जो जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी जिनको कोई भी भाव नहीं दिया करते थे, डीएमके पार्टी के लोग दोस्तों 2-2 4-4 सीटों पर लड़वाया करते थे और कभी भी डीएमके पार्टी ने छोटी पार्टियों को मंत्रालय तक नहीं दिया। तो ऐसी सारी पार्टियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं और अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हुए थालापति विजय के साथ आकर खड़ी हो रही है दोस्तों। बल्कि पार्टी के अंदर से ही दबाव चल रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा आया है तमिलनाडु में तो उनको मौका दिया जाना चाहिए तमिलनाडु के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और एआईएडीएमके और डीएमके पार्टी पिछले 70 साल से राज कर रही है दोस्तों तमिलनाडु में किसी न किसी तरीके से। और तमिलनाडु अब एक नया चेहरा चाहता है, वो नूरा कुश्ती की जगह नए चेहरे को आगे करके चाहता है कि एक सकारात्मक भविष्य की ओर पैर रखा जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर दोस्तों। साथ अब आज एक और तमिलनाडु में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे दोस्तों। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अगले शपथ ग्रहण समारोह में असम जाएंगे तो कांग्रेस के नेता केरल जाएंगे, जहां पर असम में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बन रही है। लेकिन केरल में कांग्रेस पार्टी नए तरीके से सरकार बना रही है और केरल में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसे लेकर आज अंतिम फैसला ले लिया जाएगा दोस्तों। बल्कि फैसला लगभग तय हो चुका है, केवल नाम की घोषणा मात्र होना बाकी रह गया है। आपको बता दें कि केरल के एक ऑब्जर्वर है, उन्होंने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसके बाद मीडिया के सामने ही ये उजागर हो गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अपडेट ये है दोस्तों कि केरल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद 100 का आंकड़ा पार करने के बाद कांग्रेस पार्टी जश्न मनाने के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री की तलाश में लग गई है। तो पार्टी आला कमान ने इस मामले पर उलझन को दूर करने के लिए 2 दिग्गज नेता मुकुल वासनिक और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी भेजा था दोस्तों। मुकुल वासनिक पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस बात पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। लेकिन चर्चा के दौरान उन्होंने हाथ में अपने एक पेपर लिया हुआ था, कागज लिया हुआ था। इस कागज में साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि विधायक का नाम, उनका फोन नंबर क्या है और उसके बगल में केसी वेणुगोपाल या फिर रमेश चेन्नीथला या फिर कोई और नेता किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी प्रेफरेंस क्या है उनकी, ये पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है दोस्तों। और उन्होंने अपना फोन पकड़ा हुआ है तो ऊपर के कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं जिसमें ज्यादातर नाम केसी वेणुगोपाल को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर मुकुल वासनिक एक काम कांग्रेस पार्टी के लिए सही से नहीं कर पाए, यानी उनको ये सारी चीजें छुपा कर रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के सामने, मीडिया के सामने आ गया। तो आप अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें टोटल मिलाकर केसी वेणुगोपाल को 7 समर्थन मिल रहा है दोस्तों। और रमेश चेन्नीथला को केवल एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, वो भी केसी वेणुगोपाल के साथ मिलकर, यानी वो चाहता है कि केसी वेणुगोपाल या रमेश चेन्नीथला में से कोई एक जीत जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल अगले मुख्यमंत्री केरला में बनने जा रहे हैं डंके की चोट पर दोस्तों। और ये कांग्रेस पार्टी संगठन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जाएंगे तभी तो सचिन पायलट महासचिव के तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि केसी वेणुगोपाल जाए और सचिन पायलट पार्टी संगठन की जिम्मेदारी संभाले तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को फिर जोरदार तरीके से फटकार लगाया है दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जजों की तरफ से सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जमकर फटकार लगाई गई दोस्तों। और मध्य प्रदेश सरकार को भी सुनाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत मामले की सुनवाई कर रहे थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने बाद में इसके लिए माफी मांग ली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। अदालत ने यह भी कहा कि मंत्री के व्यवहार में वास्तविकता नहीं दिखाई देती है, यानी वास्तविक पछतावा तो दिखाई देता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और विजय शाह बीजेपी के मंत्री की ओर से दलीलें सुनने से इनकार कर दिया, यानी बीजेपी का नेता दलील दे रहा था दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे और दलील की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने याद दिलाया कि जनवरी में दिए गए आदेश के तहत सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अभियोजन से अनुमति का फैसला लेना था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद की जाएगी दोस्तों। कुल मिलाकर सुनवाई के दौरान एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि विजय शाह का बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन संभव है कि मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना करना चाहते थे और अपनी बात सही ढंग से नहीं बोल पाए, यानी पूरी कोशिश की जा रही है बचाने की दोस्तों। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तभी एक मैसेज आएगा देश के अंदर की मुसलमानों के प्रति दोयम दर्जे की मानसिकता रखने वाले दोयम दर्जे के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे दोयम दर्जे के बयानों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विजय शाह को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहिए देश भर के सामने सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसी सजा मिले कि ये उदाहरण बन जाए अपने आप में और भविष्य में कोई भी अल्पसंख्यक समाज की बेटी के प्रति इस तरीके की मानसिकता जाहिर ना कर पाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ
मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा सीट से बीजेपी के साथ में आजकल दिखाई देने वाली कांग्रेस पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए निर्मला सप्रे ने कहा कि अगर उमंग सिंघार 300 करोड़ रुपए दे तो उनके साथ चली जाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि जो पार्टी बीना का विकास करेगी, बीना को जिला घोषित करेगी, मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगी। दोस्तों, यानी इससे पहले इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट में मुकदमा दायर करवाया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है और ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। तो इसके बाद कोर्ट में जाकर इन्होंने एफिडेविट दिया और कहा कि मैं तो कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हूँ, कांग्रेस की विधायक हूँ। यानी इनको डर सता रहा है कि अगर ये बोल देंगे कि मैं कांग्रेस से अलग हो गई हूँ तो तुरंत इनकी विधायकी चली जाएगी और ये बीजेपी को सपोर्ट करती है। दोस्तों, निर्मला सप्रे और अपने पोस्ट से इस्तीफा भी नहीं देना चाहती, यानी विधायक भी बने रहना चाहती है और बीजेपी को सपोर्ट भी करना चाहती है और नाम के लिए कांग्रेस पार्टी की विधायक भी बनी रहना चाहती है। इनको लग रहा है कि स्पीकर इनको बचा लेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मामले को हाईकोर्ट लेकर चली गई है, जिसके बाद से इन पर दबाव है। दोस्तों, और उमंग सिंघार कांग्रेस के नेता ने कहा कि 300 करोड़ रुपए का डील हुआ है, इस कारण से ये बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो अब ये कह रही है कि 300 करोड़ अगर मुझे कांग्रेस दे दे तो मैं कांग्रेस के साथ चली जाऊंगी। सवाल यह दोस्तों कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत कर आई है तो फिर इनको तो कांग्रेस पार्टी का विधायक होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने इनको जितवाया है, कांग्रेस के वोट इनको मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एहसान फरामोश होकर कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी पैसे देगी तो उनके साथ चली जाएंगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके के विधायकों के बयान को स्थानीय जनता को देखना चाहिए और आने वाले चुनाव के अंदर ऐसे लोगों को हराने के लिए पार्टी को पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि निर्मला सप्रे अगर चुनाव हारेंगी तो कांग्रेस पार्टी एक उदाहरण सेट करेगी दोस्तों, और पार्टी को कई सारे एग्जाम्पल ऐसे सेट करने जरूरी है ताकि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को पता चले कि कांग्रेस पार्टी अब बगावत बर्दाश्त नहीं करती है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार की राजनीति में इन दोनों वो हो रहा है दोस्तों जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और मुखर तौर पर भाजपा का पक्ष रखने वाले विजय सिन्हा को दरकिनार कर दिया गया है। 16-17 साल आरजेडी में बिताने वाले नेता सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। इसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जो दूसरे नंबर के बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता है, जो असली ओरिजिनल नेता है विजय सिन्हा, उनको कोई बड़ा पोस्ट दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन विजय सिन्हा को एकदम दरकिनार कर दिया गया। अब जो अपडेट है वो ये कि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के पहले पोस्ट से हटाया गया। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी इनको कोई जगह नहीं दी गई दोस्तों, और अब इनको केवल कृषि मंत्री बनाकर लपेट दिया गया है, यानी सस्ते में लपेट दिया गया है दोस्तों। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि कहीं ना कहीं विजय सिन्हा जैसे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता है दोस्तों, जो बीजेपी का झंडा बचपन से लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए कितना संघर्ष किया होगा, कई बार अलग अलग जगह पर लड़ाई लड़ रहे होंगे, बीजेपी की विचारधारा का बचपन से प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति यह है दोस्तों कि विजय सिन्हा को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। ये एक तरीके से बीजेपी के संगठन का चेहरा थे जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर उस तरीके से अपमानित किया है दोस्तों कि बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के पास मैसेज गया है कि अगर आप बीजेपी का झंडा बचपन से उठाकर घूम रहे हो, भाजपा के विचारधारा के प्रति समर्पित हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी आपका सम्मान करेगी। भाजपा जब अपने सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है, यानी सबसे ज्यादा बीजेपी जब देश के अंदर राज्यों में सरकार बनाकर काम कर रही है दोस्तों, तो कई सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करके कांग्रेस से आए लोगों को और अन्य पार्टी से आए लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का एक घोर अपमान है और कहीं ना कहीं संगठन के अंदर इस बात को लेकर और ज्यादा आपस में रस्साकसी शुरू होने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सम्राट चौधरी की सरकार के दौरान अब जिस तरीके से युवाओं को पकड़ पकड़ कर लाठियां बरसा बरसा कर रोजगार दिया जा रहा है दोस्तों, इस पर अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गई है दोस्तों। पटना के अंदर सम्राट चौधरी की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया दोस्तों, और इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए। इस पर केंद्र के मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। चिराग पासवान ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार के लोक सेवा आयोग के शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज मांग रखने का पूरा अधिकार है। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी आवाज सुनने की बजाय बल का दुरुपयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की जो भावना होती है उसके विपरीत है, और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही बोल रहे हैं चिराग पासवान, और कम से कम कोई नेता तो है जो सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर भी आवाज उठा रहा है दोस्तों, ऐसे में चिराग पासवान आने वाले दिनों के अंदर आम जनता की आवाज उठाते हुए और दिखाई देंगे, क्योंकि चिराग पासवान को उस तरीके की चीजें नहीं मिल रही है जो बिहार में मिलना चाहिए। वरना अगर उप मुख्यमंत्री पोस्ट और इस टाइप का कुछ मिल जाए तो ये भी शांति से बैठ जाएंगे। सबको पता है चिराग पासवान कितना जनता की फिक्र करते हैं, क्योंकि केवल ट्विटरबाजी करते हैं दोस्तों, और जब बात चुनाव के बीच की आ जाती है, युवाओं के रोजगार की बात आ जाती है, तो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दिखावा ही सही लेकिन कुछ कर तो रहे हैं चिराग पासवान, इस बात की भी तारीफ की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
पश्चिम बंगाल में 17वीं विधानसभा भंग होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे लिखे हुए सीएम को नहीं हटाया, यानी माननीय मुख्यमंत्री जो लिखा हुआ होता है दोस्तों, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लिखा होता है, उसे नहीं हटाया गया है। तो ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अभी तक इस मामले को लेकर स्पष्टता दे दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए चुनाव को स्वीकृति नहीं देती है, यानी वो चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि चुनाव जिस वातावरण में करवाए गए, जिस तरीके से करवाए गए, वो पूरी तरीके से एक तरफा थे और चुनाव को लूटा गया, चाहे एसआईआर के माध्यम से हो या फिर प्रशासन के अंदर अधिकारियों के तबादले करने के मामले से जुड़ा हुआ हो या फिर आम जनता को वोट देने से रोकर डराने धमकाने से जुड़ा मामला हो। ये पूरी तरीके से एक सिस्टम के तहत सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव के नतीजों को लूटा गया है। ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देना और चर्चाएं अब हो भी रही है, तो आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर चिराग पासवान आवाज इसलिए भी उठा रहे हैं दोस्तों क्योंकि बीपीएससी के अभ्यर्थियों की परीक्षा के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग मैदान में कूदे थे और ये एक बहुत बड़े तरीके का आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थी कॉलेज से डाक बंगला तक प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थी का ये प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ था और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा था। दोस्तों डोमिसाइल नीति को लेकर भी मांग उठाई जा रही है, जो बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पिछली बार बना था, लेकिन बीजेपी वाले इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और पूरी तरीके से डोमिसाइल नीति को लेकर तो चर्चा भी नहीं किया जा रहा। बिहार के चुनाव के बीच में थोड़ा बहुत किया भी जा रहा था, लेकिन बाद में भाजपा वालों को इनसे क्या मतलब है, परिवार के लोगों को मंत्री बनाना और मुख्यमंत्री के पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को बनाना जो इंग्लिश सही से शब्द बोल नहीं पाता। तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी प्राथमिकता क्या है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया है दोस्तों, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने नारदा चीट फंड में घोटाला, भ्रष्टाचार करने, लूट करने का आरोप लगाया था और ये बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया था दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल पहले ये वीडियो डाला था दोस्तों और ये वीडियो शुभेंदु अधिकारी का था और शुभेंदु अधिकारी के इस वीडियो पर बीजेपी ने जो कैप्शन लिखा था वो लिखा था कि ममता बनर्जी टीएमसी लीडर कॉट टेकिंग ब्राइट इन स्टिंग ऑपरेशन, यानी स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के उस समय के नेता शुभेंदु अधिकारी नोट का बंडल ले रहे थे दोस्तों, यानी भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठा कर रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी इन पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा रही थी, क्योंकि ये उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे थे ममता बनर्जी की सरकार में दोस्तों। और आज ये पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे हो गए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया है दोस्तों। और अमित शाह दावा कर रहे हैं कि घूस लेने वाले व्यक्ति यानी खुलेआम भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा दोस्तों। यानी क्या अलग ही तरीके का एक व्यंग चल रहा है देश के ऊपर, यानी पूरे देश के अंदर भाजपा वाले अपने आप को ईमानदार बताते और ईमानदारी का तमगा लेकर घूमते हैं। वास्तविकता यह है दोस्तों कि ईमानदारी तो छोड़िए, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी वाले जिसका स्टिंग ऑपरेशन कराकर जिसको भ्रष्टाचारी घोषित कर देते हैं और वीडियो भी जारी कर देते हैं सबूत के साथ में, वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री बनकर राज्य के अंदर विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये अलग ही तरीके का मामला है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर तो अमित शाह ने आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कोर्ट का केस भी हुआ था, और कहने को बीजेपी वाले ये भी कह सकते हैं कि उस समय हमको ये जानकारी थी और उनके ऊपर कोर्ट ने कोई आरोप सिद्ध नहीं किया है, तो हमारे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो 2 कदम और आगे निकला हुआ मामला है दोस्तों की कैमरे पर सारी चीजें कैद हो चुकी है, तभी भाजपा का ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आप लोग जानते हैं कि अब इससे बड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्ववादी नेता नहीं होगा, क्योंकि पहले भ्रष्टाचारी और उसके बाद हिंदुत्ववादी होना ये भाजपा के अंदर काम करने का एक तरीका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सल्तनत को 2027 के चुनाव में उखाड़कर फेंकने में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, और वो है अंकिता भंडारी के न्याय का मामला दोस्तों। ऐसे में उत्तराखंड से एक और ऐसी अपडेट आई है जहां पर भाजपा का नेता सत्ता के नशे में पूरी तरीके से लिप्त होकर, यानी सत्ता के नशे के आवेश में आकर पूरी तरीके से ऐसे मामले में पकड़ा गया है दोस्तों, जहां पर यह मामला सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधान सली गांव के पूरन सिंह रावत पर आरोप लगा है कि उसने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया है दोस्तों, और 50 लाख रुपए देकर परिवार का मुंह चुकराने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पूरन सिंह रावत की पत्नी संगीता रावत ग्राम प्रधान के तौर पर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोविंद सामंत का ये करीबी है दोस्तों। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बयान में बदलाव देखने को मिला और बाद में पता चला कि 50 लाख रुपए देकर मुंह बंद करवाया गया। कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक और बड़े दुष्कर्म के गंभीर मामले लगे हैं दोस्तों, और उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जो इस मामले को कतई स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों। और अंकिता भंडारी मामले के बाद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी करने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों, और उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार का जाना तय हो चुका है, जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं, वहां पर कैसे सरकार को चलने दिया जाना चाहिए और बीजेपी के लोग कैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
बीते दिन अखिलेश यादव के द्वारा एक पोस्ट किया गया दोस्तों। इस पोस्ट में ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की बात कही गई, यानी बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव ने ये लिखा था। और ममता बनर्जी और डीएमके के नेता एमके स्टालिन के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की थी दोस्तों। और क्योंकि एमके स्टालिन के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की, तो इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर जो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पर समर्थक है दोस्तों, वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में अखिलेश यादव अपना गठबंधन बदल देते हैं, उसके बाद वो गठबंधन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव ने एक बार मंच पर खड़े होकर यानी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनने की कामना जता दी थी। सच ये है कि अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान जो काम हुए हैं, उस कारण से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 2 बार से सरकार में है और भाजपा के लोगों पर निशाना साधने की जगह अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। इस बात से कांग्रेस के समर्थक नाराज है दोस्तों। कुल मिलाकर ये बात है कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन जो कर रहे थे उस बारे में शायद इन नेताओं को नहीं पता होगा, लेकिन इसीलिए आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बदलाव होगा दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत